एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 इंट्रो पार्ट देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी है, अगर सभी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल रहे थे तो उसमें वैल्यू नहीं चेंज हो रही थी, तो उसमें भी यही काम कर रहे थे ना कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर रहे थे। तो ये बराबर क्या हो जाए, अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिए तो कोई इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम रो को कॉलम बदल रहे हैं, A1 B1 C1, फिर इसको उठाते हैं, इस रो को, सेकंड रो को A2 B2 C2, A3 B3 C3, इन दोनों के वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा, अगर हम दो रो या दो कॉलम को चेंज कर दें, इफ वी इंटरचेंज two rows or two columns, अगर हम तो अगर दो कॉलम या दो रोज को इंटरचेंज कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ या साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेज। अगर दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज कर दिया तो उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे डल बराबर हम यही ले रहे हैं, यही एग्जाम्पल आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 हमने ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो कॉलम को चेंज कर रहे हैं, R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। अब यही तो केवल ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। A2 B2 C1, A1 B1 C1, और थर्ड रो एज इट इज रहेगा A3 B3 C3। ओके, अगर यही मान लीजिए हम C2 और C1 या C3 के प्लेस को चेंज करें, तब भी वही बात होगी। इसे यही C1 C2 है तो C2 C3 शायद ये C2 A C3, तो A1 B1 अपनी जगह पर सही रहेगा, A1 A2 A3। अब C1 C2 C3 को इधर लाते हैं, C1 C2 C3, B1 B2 B3, तो केवल क्या चेंज होगा, ये साइन। क्या चेंज होगा, साइन। दो प्रॉपर्टी है, नोट करें इसको प्लीज। कुल 6 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। इफ टू रोज आर कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट में, किसी सारणी में चाहे दो कॉलम और चाहे दो रो एक तरह के हों, ये सारे एलिमेंट समान हो, दो कॉलम या दो रो के सभी एलिमेंट क्या हों, समान हो, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हों, समान हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ एक डिटरमिनेंट लिया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3। देखिए C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये क्या है, आइडेंटिकल है। बोलो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ देखो 6 7 8 4 5 6 6 7 8, यहाँ देखो
R1 और R3 आर क्या है, आइडेंटिकल है, एक तरह के हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फोर्थ प्रॉपर्टी कह रहा है आपकी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, एक रो और एक कॉलम का इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट, मान लो कोई कांस्टेंट नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को अगर किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया है तो पूरे डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे हमने लिया है यहाँ पर, देखिए समझने की कोशिश करिए कि एक डिटर्मिनेंट लिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। सपोज करिए कि हमने रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया के, तब भी ये क्या हो जाएगा, के डल। समझ में आया? मान लीजिए रो में का मल्टीप्लाई नहीं किया, किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के डल। मान लीजिए आप लोग कहेंगे साहब पहले कॉलम करना, किसी भी कॉलम कर दो, यहाँ कर दो के का मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट में, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के लैम्डा। या यहाँ पर मल्टीप्लाई आपने कर दिया थर्ड रो में के, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के लैम्डा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये नोट करें प्लीज। चलिए 5 है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more than 2 terms, then determinant can be expressed as the sum of 2 or more than 2 determinants। अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक कॉलम या कोई एक रो के सभी एलिमेंट्स में 2 या 2 से अधिक टर्म्स हैं, तब वो डिटर्मिनेंट भी, अगर 2 टर्म्स हैं तो 2 डिटर्मिनेंट के सम में, अगर 3 टर्म हैं तो 3 डिटर्मिनेंट के सम में, 4 टर्म हैं तो 4 डिटर्मिनेंट के सम में दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक हमने डिटर्मिनेंट लिया है A1 प्लस लैम्डा 1 A2 प्लस लैम्डा 2 A3 प्लस लैम्डा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसको देखिए यहाँ 2 टर्म ऐड हुए हैं R1 में, R1 के सभी एलिमेंट में 2 टर्म ऐड हुए हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C3 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक तो ये वाला ले लिया। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 वाला चलेगा, प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, बाकी वही रहेगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये चलेगा। ठीक है, ये सम ऑफ डिटर्मिनेंट हो गया। अब इसमें देखिए एक कॉलम में 3 एक्सप्रेशन या 3 नंबर ले लीजिए, यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स का सम बनेगा। क्या, पहले तो बन जाएगा ये A1 B1 C1, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस, चलो अब ये वाला लेते हैं, लैम्डा 1 वाला, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, फिर यही सेम कॉलम लिखे जाएंगे A2 B2 C2 A3 B3 C3 प्लस ये 5 1 5 2 5 3 5 1
फाइव टू फाइव थ्री, A2 B2 C2 A3 B3 C3। दिख रहा है कि नहीं? ये समस्या है, दिख तो रहा है। मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट करें। 6 प्रॉपर्टी देखिए जो डिटर्मिनेंट में आप कर रहे थे, इसको हम वर्ड नहीं दे रहे हैं, इसे R1 है, इसको R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2, या C2 है C2 प्लस 3C1, ऐसा आप कर सकते हैं। हाँ, ऐसे R2 चेंज विथ R1 प्लस R2, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्या? जैसे वहाँ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स चला था R1 चेंजेज विथ 3R1, यह आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 3 का मल्टीप्लाई किसी रो में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे डिटरमिनेंट में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, लेकिन भूल करके भी ऐसा मत करिएगा कि C2 चेंजेज विथ KC1, ऐसा कदापि नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह का आप ऑपरेशन लगा सकते हैं, चाहे रो में और चाहे कॉलम में। ओके, थैंक यू सो मच। अब आगे देखते हैं हम लोग 4.2 एक्सरसाइज। नोट कर लें इसको।